So that was now we begin with CIPLA. Okay. CIPLA is full form of Chemical Industrial Pharmaceutical Laboratories. CIPLA. आपके और मैंने जीवन में कभी ना कभी अगर सांस की तकलीफ हो, बलगम जम गया हो, तो आपने कुछ एक दवाइयां खाई होंगी, अस्थलीन, डुओलिन, ब्यूटिकॉट, ये सब वो पफ जो लेते हैं अपन लोग कई बार बचपन में, या नेबुलाइजेशन लेते हैं अपन लोग, वो मशीन में ऐसा थोड़ा सा एक रेप्सुल लिक्विड डालो और फिर मुंह पे लगा लो तो सांस लेने में तकलीफ कम हो जाती है, वो सब सिप्ला बनाती है। अगेन मेड इन 1935, आजादी के पहले। भक्त लोग ध्यान दें, सब कुछ पतंजलि नहीं करता। 1500 फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं, 60 से ज्यादा कैटेगरी में काम करते और 150 कंट्री में सप्लाई है। 150 कंट्रीज। और दवाई उद्योग में जो रॉ मटेरियल होता है उसे एपीआई कहते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, एपीआई। तो ये एपीआई जो होता है ये रॉ मटेरियल होता है। जैसे तुमको बुखार आए तो अपन क्रोसिन खाते हैं। एक्चुअली क्रोसिन एक ब्रांड है, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन कंपनी का, जीएसके का क्रोसिन ब्रांड है। वो जो आपको दवा देते हैं वो होती पैरासिटामोल। तुम्हारा मेरा गला खराब हो जाए तो हमको एजी करके दवाई दी जाती है। वो बेसिकली उसका जो केमिकल है वो एजीथ्रोमाइसिन है। हाँ, हम लोगों को जब हाथ पैर में दर्द होता है या मोच वोच आ जाती है तो हम जो ट्यूब लगाते हैं जिससे एहसास अच्छा होता है, उसका बेसिक केमिकल इंग्रेडिएंट है डाइक्लोफिनेक। सोफ्रामाइसिन तो चोट लगने पर है, मस्कुलर पेन के लिए डाइक्लोफिनेक होता है, DICLOFENAC। तो वो डाइक्लोफिनेक ये बेसिक केमिकल होता है, लेकिन वो ब्रांड से बिकता है, मूव, आयोडेक्स, ऐसा। तो मेरे को बुखार आता तो हम जाके हम ये नहीं बोलते पैरासिटामोल दे दो, हम बोलते क्रोसिन दे दो। जैसे सर्दी लगती है तो हम सीना रेस्ट खाते हैं, तो फेनेरेफाइलिन करके उसके अंदर वो एक होता है। तो ये सब केमिकल फॉर्मुलेशन है, ये होते एपीआईज। जैसे अभी कोविड में वो चली थी हाइड्रोक्लोरोक्विन, HCQs, वो आर्थराइटिस वाले लोगों को लगती है। तो ये जो दवाइयां हैं, इसका जो बेसिक रॉ मटेरियल है पूरे वर्ल्ड को 60% आज भी चाइना देता है। तो एक तरफ हम चाइना को गाली दे रहे थे, साथ साथ उससे वो रॉ मटेरियल भी ले रहे थे। तो अब चक्कर क्या है, आप रातों रात थोड़ी ना बंद कर सकते हो सब कुछ। आत्मनिर्भर बनना अच्छी बात है, बट इमीडिएटली यू कांट डू, बिकॉज आपने 20 साल में सत्ता सौंपी उनको, 30 साल में, तो खुद को 4-5 साल तो देने पड़ेंगे। तो एपीआई वो होते हैं सिप्ला। इनके फाउंडर हैं वाई के हमीद साहब, चेयरमैन है वाई के हमीद साहब। बड़े प्यारे व्यक्ति हैं, आई हैव मेट हिम इन पर्सन। मैं नहीं गया था बॉम्बे। इंदौर में एक बहुत अच्छा सेशन होता है हर साल, इंडिया इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन का मैनेजमेंट कॉन्क्लेव। मैंने अनेकों बार बोला है आपको, और मैंने इन सब लोगों को लाइव सुना है वहाँ पे। मतलब आई हैव हर्ड कुमार मंगलम बिरला, अमिताभ बच्चन, नारायण मूर्ति, नरेंद्र मोदी जी, स्मृति जुबिन ईरानी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सचिन पायलट, शिव खेरा, रजत शर्मा आपकी अदालत, अरुण जेटली द फाइनेंस मिनिस्टर, और राजश्री बिरला मैडम, मतलब जो उनकी मदर है कुमार मंगलम बिरला की। मोस्ट ऑफ देम, हाँ, हमीद साहब, इसी में LNT ग्रुप के नायक साहब आएंगे वो भी। अरे मतलब वो आप सब बच्चों को रिक्वेस्ट करूंगा, आप सब लोगों के लिए तो 300-400 रुपए का खर्चा है 2 दिन का। बिल्कुल जाना बच्चों, अभी जनवरी फरवरी में होगा। वी शुड बी गोइंग इट, बहुत सीखने को मिलता है। मतलब हाँ, हीरो ग्रुप के पवन मुंजाल जी, सबको सुना मैंने, सब चीफ गेस्ट बन के आते, सुनते, हम उनको सुनते हैं वहां बैठ के। तो यू लर्न अ लॉट। आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक टू हिम इन अ डिनर, एंड सबका डिनर होस्ट होता है जिस दिन सेशन होता है, एक रात पहले सब आ जाते हैं, वहाँ डिनर होता है। तो आई वेंट इन टू द डिनर। तो हमीद साहब को मैंने थैंक यू बोला जाके, मैं सर थैंक यू, माई फैमिली इज हेल्दी बिकॉज ऑफ यू। बोले वो व्हाट हैपेंड? तो मैंने बोला हम सबको वो सांस का प्रॉब्लम है, मेरे को साइनस है। तो मैंने आई टेक योर मेडिकेशंस रेगुलरली।
बोले थैंक यू फॉर द रिकॉग्निशन, व्हाट डू यू डू? मैंने आई एम अ टीचर, आई एम अ सीए एंड अ टीचर। सो बोले विजिट आवर पीतमपुर फैक्ट्री, इट इज वन ऑफ द एशियाज बिगेस्ट फैक्ट्री वी हैव। मैंने सर माय स्टूडेंट्स आर इन योर फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। बड़े खुश हुए, बोले यार आई एम सो हैप्पी योर टीचर्स आर डूइंग सो गुड जॉब। एंड फिर दूसरे को बुलाया, बोले मेक श्योर दिस फेलो विजिट्स सिप्ला। उसके बाद कोविड लग गया, जाना हुआ नहीं। बट जय अच्छा, ऐसे 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 गोरे गोरे से गोल मटोल से, ऐसे ब्लू ब्लू आईज है उनकी, इतने प्यारे लगते हैं वो। एंड द मोमेंट यू मीट दीज पीपल, देयर इज अ डिफरेंट ऑरा एंड डिफरेंट वार्मथ व्हिच दे हैव। मतलब उनके जाने के बाद भी आपको उनकी उपस्थिति का एहसास तो होगा। आई हर्ड अमिताभ बच्चन ऑल्सो स्पीकिंग हियर। अमिताभ बच्चन भी आए थे। बट जब अमिताभ बच्चन वहां से गए तो उसके बाद आपको ऐसा लगा कि कोई शख्सियत थी आसपास। मतलब मैं बहुत दूर बैठा था उनसे, बट पूरे हॉल को लगा कि यार सब कुछ और लेके आते हैं ये लोग। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके मेरे जैसे हैं, मतलब कुछ तो होता है इन लोगों में, तभी तो वहां है जहां है। हम सब इंसानों के बीच में वो श्रेष्ठ हैं, तो अच्छी बात है। मौका लगे ऐसी चीजें सीखो और जानो। मैं तो बार बार यही कहता हूँ बच्चों से। अब आते हैं 8वें नंबर पे, कोल इंडिया लिमिटेड। सर कोल इंडिया लिमिटेड ये एक और महारत्न है। ये वही वाली सिचुएशन थी जो आपने केजीएफ में देखी है। केजीएफ में क्या हुआ, पहले केजीएफ 1 में आपने देखा कि उसने उसको मार दिया और राज खुद कर लिया। किसको मारा था? गरुड़ा को मारा था। और उसके बाद खुद वो राज करने लगा। तो ऐसा कोल इंडस्ट्री में होता था, खदानों के बिल्कुल माफिया होते थे। और एक बार भारत सरकार परेशान हो गई, पावर शॉर्टेज आ गया था। 70s की बात है। तो 70s में पावर शॉर्टेज वाली सिचुएशन आई, तो इंदिरा गांधी ने डिसीजन लिया, बोले इनको निपटाओ, ये नहीं मानेंगे। तो एक मुहिम चली थी पूरी। और उस पर एक अभी वेब सीरीज भी बनी थी, अमिताभ बच्चन स्टारर। पर वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई, सोनी पे आई थी। विरुद्ध या पता नहीं कुछ ऐसा थी, विरुद्ध तो पिक्चर है। अमिताभ बच्चन था उसमें, माइंस वाली थी पूरी। तो उसमें यही सब था। फिर अब आप जैसे उसमें देखते हो KGF 2 के अंदर की, वो जाता है और उसको एक टुकड़ा भी वो बाहर जाने नहीं देता है। तो वो वापस लेके आता है। फिर बाद में वो रवीना टंडन से मिलता है, जो प्राइम, वो इंदिरा गांधी दिखाई है एक्चुअल में। वो इंदिरा गांधी है उस समय की। तो बोले ना हम घुस के मारेंगे, तो एक्चुअल में इंडियन फोर्स से अटैक लेके पूरी माइंस का कंट्रोल लिया था इन लोगों ने। अब इन्होंने जिस प्रकार से पिक्चर एंड करी, तो शायद थर्ड भी बना है, पर अभी तक तो कोई अनाउंसमेंट वगैरह कुछ भी नहीं है। क्योंकि स्टोरी पे काम करना पड़ता है बहुत ज्यादा ऐसी चीजें क्रिएट करने के लिए। उस दिन गवर्नमेंट ने डिसाइड करा था कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे कोल के मामले में, तो उन्हें खदान भी अपनी रख कर ली। तो नेशनलाइजेशन की और एक कंपनी बनाई, कोल इंडिया लिमिटेड। उसकी ताकत यह है कि आज वो लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर है इंडिया का। कोल इंडिया contributes 84% of the total coal production and commands about 74% of the Indian coal market। मतलब अच्छा, कोयला कहाँ काम आता है? कोयला काम आता है थर्मल प्लांट के। आप कोयला लेके जाओ, थर्मल प्लांट चलता है, थर्मल प्लांट से बिजली जनरेट होती है। आप अभी इसी चैप्टर के अंदर 3 कंपनी पढ़ने वाले हो। एक है कोल इंडिया लिमिटेड, जिसपे कोयले पे भारत सरकार का कंट्रोल। कोयला जाएगा एनटीपीसी में, एनटीपीसी पावर जनरेट करेगी। और पावर जनरेशन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन भी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का है। तो कोयला, बिजली और डिस्ट्रीब्यूशन, ये तीनों पे किसका कंट्रोल है? अब आप लॉजिक लगाओ, इसलिए तो महारत्न है, नेसेसिटी है। आप ध्यान देना, जितने भी महारत्न मिलेंगे आपको, वो सब नेसेसिटीज पर हैं। पेट्रोलियम, गैस, पावर, कोल। क्योंकि ये चीजें हम लोगों के हाथ में छोड़ प्राइवेट हैंड्स में आएगी तो फिर वो मिसयूज हो जाएगी। 75 में बनी है, वही 70s का दौर। और ऑफिस कोलकाता में है, ना बॉम्बे में है ना दिल्ली में है। और आईएएस ऑफिसर उनका सीईओ है। क्योंकि वहां पे सिर्फ फाइनेंशियल और लीगल नहीं चाहिए रहता, वहां पे गवर्नमेंट हैंडलिंग ब्रेन अलग लगता है। देयर इज अ सेपरेट मिनिस्ट्री कॉल्ड कोल मिनिस्ट्री इन कंट्री। मंत्रालय अलग से, पेट्रोलियम मंत्रालय है। मंत्रालय है मतलब आप समझ सकते हो क्या इंपॉर्टेंस है उस चीज का। जी जी जी, गवर्नमेंट के पास है ना, सबसे बड़ी शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट के पास है इन कंपनियों में।
सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ ठीक है। नेक्स्ट वन इज डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज, ये फार्मा कंपनी आ गई। ये फार्मा कंपनी अगेन सतीश कलाम रेड्डी इसके फाउंडर हैं। डॉक्टर रेड्डी हैज ओवर 190 मेडिकेशन एंड 60 एपीआईज। इट इज द थर्ड लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी। अब थर्ड लेके फर्स्ट और सेकंड मत पूछना, उसका डेटा नहीं है मेरे पास, क्योंकि कोई भी बोलो थर्ड तो सेकंड फर्स्ट कौन है, वो अलग अलग सर्विस से निकल के आता है। 84 में फाउंड हुई है, हैदराबाद तेलंगाना। कलाम सतीश रेड्डी, इरेज इसराइली इनके सीईओ हैं। और पराग अग्रवाल ये ट्विटर वाले नहीं है, है ना? नहीं तो आप फिर कहीं धीरे से इसको यहाँ नौकरी मिल गई क्या? नहीं, ये तो मजाक ऐसा बनाते हैं सब बच्चे आजकल, मीम बना बना के। उसकी मीम बना दी बाद में, जैसे ही बेचारे को निकाला ना वहां से, तो बोले इसको पहले ही बोला था अग्रवाल मिष्ठान भंडार खोल ले। अरे उसको पता नहीं कितने मिलियन डॉलर्स मिलेंगे, आउट 42 मिलियन या 44 मिलियन डॉलर मिलेंगे उसको बाहर जाने पर, सीवरेंस पैकेज। और पराग अग्रवाल को बाहर इसलिए करा क्योंकि इसी ने मजबूरी में ट्विटर खरीदवाया है उसको, क्योंकि पहले उसने ऑफर दिया था इलॉन मस्क ने, और उसने क्या करा बाद में, इलॉन मस्क का मन बदल गया था, बोले नहीं रहने दो, तो इसने कंपल्सन महसूस करा दिया उसको, आपको लेना तो पड़ेगा अब। तो अंदर अब जिसने मजबूरी में तुमको कोई चीज दिलाई और तुम मालिक बन बैठो, तो बोले भाई तू तो जा। एक थ्योरी ये निकल कर आई अभी परसों कि इलॉन मस्क अल्टीमेटली ट्विटर को डुबोएगा, पूरा डुबो के फिर खुद का कुछ अलग से तैयार कर देगा, क्या पता। एक तो वो कुछ भी फूंक के कभी भी क्या भी कोई भी ट्वीट कर देता है वो, पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाया वो डॉजी कॉइन के नाम पर उसने, और वो सिग्नल ऐप के नाम पर, और दुनिया बेवकूफ बन भी गई। तो कोल इंडिया इज वन ऑफ द महारत्न, एक बार यू शुड हैव अ लुक एट व्हाट कोल इंडिया डज सो दैट यू रियलाइज। मेरी बस इस चैप्टर में मेरी इच्छा यही रहती कि बच्चे ये समझें कि सिर्फ जो दिखता है वो इतना सा नहीं है, बहुत बड़े बड़े कॉरपोरेशन हैं। ये होती कोल माइन जैसी। ट्रेन की ट्रेन जाती पूरी कोल की, थर्मल प्लांट्स में। ये सीएसआर, सीएसआर आप समझते हो, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक ये वाला फोटो तो हर जगह आएगा। अच्छा ये कुछ एक दुखी हैं, बार बार लिख रहे कैसे याद होगा इतना सब। तो अब 73 पेज को 7 पेज में समराइज कर दिया है, और जब 250 पेज की किताब इकोनॉमिक्स की पढ़ चुके हो, 180 पेज पहले पढ़ चुके हो, तो घबरा क्यों रहे हो सारा बिटिया? वैसे ये सारा अली खान बैठी हुई क्या पढ़ने मेरे से? आई एम ऑनर्ड। कोई लड़का तो नहीं सारा बन के बैठ गया कि इस बहाने सर जवाब दे देंगे। हम्म। ये पूरी थोड़ी बहुत है, पर वो सब गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही है। हाँ, वो सब अब सरकार ने बोल है नथिंग डूइंग। जैसे कोल माइंस, एक समय पे कोल माइंस पे प्राइवेट कब्जा था, अब जैसे आप क्रिप्टो करेंसी की बदमाशियां भी देख रहे हो, अभी थोड़े दिन पहले वो एफटीएक्स का बहुत बड़ा लॉस हुआ है, वहां पे 32 बिलियन डॉलर। बिलियन तो ऐसे चला रहा है आजकल जनता जैसे चिल्लर। तो कल सरकार ने क्लेरिफाई कर दिया, बोले शिकंजा और कसा जाएगा, ढीला नहीं छोड़ा जाएगा इस चीज को। सरकार अब नियम कायदे कानून लेकर आएगी क्रिप्टो के। अभी तक तो सिर्फ टैक्स लगाया था, और टैक्स भी ऐसा था कि फायदा हुआ तो टैक्स दे दो, नुकसान हुआ तो वो फायदे में से सेट ऑफ नहीं करने देंगे। मतलब आई लव यू ओनली एज अ फ्रेंड, ओनली फॉर द पर्पज ऑफ टैक्स, दैट्स इट।
अच्छा, इनकी बहुत सारी सब्सिडरीज है देखो, जहां जहां पे भी खदान होती है ना, उस खदान की एक कंपनी बनाते हैं और सब्सिडरी को कंट्रोल करते हैं ये लोग, क्योंकि क्या है, जोग्राफिकल लोकेशंस बहुत अलग अलग होती है खदानों की। तो आपको वहां का लोकल मैनेजमेंट चाहिए रहता है संभालने के लिए। दिल्ली से बैठ के आप देश की खदानें नहीं संभाल सकते। तो उस एंगल से देखो, इतने सारे इनके सब्सिडरीज हैं। आप ध्यान से देखोगे, रीजन वाइज है सारी। मतलब थोड़ा सा अगर आप टॉप लेवल से सेंस लगाना चालू करोगे ना, तो बहुत लॉजिकल कंट्रोल होते सारे। कोल इंडिया हो गई, डॉक्टर रेड्डी हो गया। डॉक्टर रेड्डी के लिए एक चीज और बताता हूं मैं आपको। अभी अपने यहाँ पर वो एक वैक्सीन आई थी रशिया की, स्पुतनिक, वो डॉक्टर रेड्डी लेके आए थे। हाँ, तो स्पुतनिक वैक्सीन आई थी। कुछ लोग, अच्छा उस समय भी लोगों ने शो ऑफ करना नहीं छोड़ा, हम तो स्पुतनिक लगवाएंगे, हम तो फाइजर लगवाएंगे। उनको इंडिया की वैक्सीन पे भरोसा नहीं। मेरा एक कजिन है जो बहुत ज्यादा इंडिया में रहकर भी इंडिया का विरोधी करता रहता है। तो मैंने तो स्पुतनिक लगवाई बच्चों को भी, मैंने वेरी गुड, सेकेंड डोज ही नहीं मिला है। हाँ, सेकेंड डोज मिला। देखा, ये खांस है ना इसको, ये खांस है ना, इससे दूर रहना आप। इससे मिलो ना कहीं पे भी। इसकी जब आने वाले समय में गर्लफ्रेंड बन जाए बता देना, वरना एक डोज लगा हुआ नहीं है इसको। ये अभी रिश्ता खराब करवाएंगे ये दोस्त। चलो, you should actually ask nowadays boyfriends and girlfriends to each other, are you vaccinated but double dose or not? ओके, अब आती है फ्लिपकार्ट। अभी आ गई ई कॉमर्स कंपनी। अब ये फ्लिपकार्ट की खासियत क्या है? फ्लिपकार्ट सचिन बंसल, बिनी बंसल ने स्टार्ट करी थी। ये बंसल बंसल होने पर भाई नहीं है, दोस्त है। हाँ, ये क्लियर कर दूं। और इन्होंने बुक डिलीवरी चालू करी थी। मतलब सबसे पहले उन्होंने एक वी रीड करके प्लेटफॉर्म बनाया, जिसमें ऐसा होता है ना, बुक पढ़ी तो उस बुक में हमने क्या सीखा की समरी, वहां से चालू करा। फिर इन्होंने बहुत धीरे एक मेरे पास अच्छी सी जर्नी है, मैं आपको दिखाता हूँ, इफ आई एम एबल टू फाइंड आउट फास्टर। फ्लिपकार्ट बना कैसे यहाँ तक, और फ्लिपकार्ट अभी किसका है। तो मतलब फ्लिपकार्ट ने बहुत सारों को अक्वायर करा और फाइनली फ्लिपकार्ट को किसी ने अक्वायर कर लिया। तो वो कहानी में मैं आपको थोड़ा सा, अगर फ्लिपकार्ट का मेरे को जल्दी से मिल जाए वो स्लाइड तो मैं दिखा दूं। जितना जल्दी बोल रहा हूँ ये उतना लेट कर रहा है। ये देखो, फ्लिपकार्ट की जर्नी ये थी सन 2010 में। ये इतनी बहुत पुरानी कंपनी नहीं है ये। 2010 में वी रीड करके इन्होंने कंपनी खरीदी थी। सोशल बुक डिस्कवरी टूल था। मतलब लोग बुक्स पढ़ के अपने अपने व्यूज देते थे। जैसे कोरा कैसा है आज की तारीख में, अपने अपने क्वेश्चंस के आंसर, तो वैसा था ये। फिर एक माइम 360 करके कंपनी थी, वो इन्होंने खरीदी, उसमें डिजिटल कंटेंट था। फिर उन्होंने मैं जब आप लोग की एज में था, तो हमको कंप्यूटर जब पहली बार मिला, तो हम वॉलपेपर लगाते थे फिल्म स्टार्स के और स्पोर्ट्स स्टार्स के। तो वॉलपेपर एक वेबसाइट से मिलते थे, वेबसाइट का नाम था चकपक.com। चकपक ऐसा नाम था। तो इसने उसको खरीदा, और उसकी डिजिटल रेटिंग्स और रिव्यूज साथ में मिले उसको। मतलब इस आदमी को 2011 में समझ में आ गई थी कि रिव्यूज और स्टार्स खरीद के रखो, जो हमको अभी भी समझ नहीं पड़ती कईयों को। फिर एक लेट्स बाय करके रिटेलर था इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसको अक्वायर करा। मतलब आप समझना, बड़ा बनने के लिए सारा काम खुद नहीं करना है, एक्वायर भी करना पड़ता है आपको। फिर इसने मिंत्रा खरीदा 2014 में। और मिंत्रा की खास बात क्या है, इसने मिंत्रा को खरीद के अपने अंदर मिक्स नहीं करा, मिंत्रा को अलग रखा है।
क्योंकि इसका पहले दिन से व्यू था कि आदमी जब कपड़े खरीदने निकलता है ना तो उसका एक अलग इमोशन होता है। हार्डवेयर की दुकान में कपड़े और किराने की दुकान में कपड़े नहीं बिक सकते। अमेजोन के साथ यही प्रॉब्लम है, तुम्हें सब एक साथ है। तो आप जब कपड़े देखना ना तो सिर्फ कपड़ों वाले सजेशन ही नहीं आते आपको वहां पे, नीचे से आता है टूथपेस्ट खरीद ले, वॉशिंग मशीन खरीद ले, इलेक्ट्रॉनिक पे सेल है। और जो लोग मिंत्रा ऐप यूज करते हैं उनको मालूम है मिंत्रा फिर सिर्फ कपड़े और फिर वो सिमिलर स्टाइल्स वगैरह सब वैरायटी दिखाता, मतलब जैसे दुकान में फील आती है ना वैसी वाली फील देता है। इन लास्ट फ्यू इयर्स मिंत्रा हैज एक्सटेंसिवली वर्कड ऑन साइज गाइडेंस। मिंत्रा ने बहुत काम करा है इस चीज पे, साइज गाइडेंस पर। क्योंकि चक्कर क्या, हम ह्यूमंस की सबकी बॉडीज यूनिक होती हैं और वो मेल से ज्यादा फीमेल में चैलेंज हो जाता है, बिकॉज फीमेल बॉडी टाइप्स तो और भी डिफरेंट होते हैं एंड फीमेल्स आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट साइज एंड फिटिंग्स। और असल खरीदी तो वही करती हैं, खर्चा तो कपड़ों पे आप ही लोग करते हो ना। तो उसने उस पर काम करा है, सो नाउ दे हैव कम टू अ सिचुएशन दैट दे आर डूइंग गुड। तो वो उसने फ्लिपकार्ट ने मिंत्रा खरीदा, मिंत्रा के बाद उसी टाइप का एक था जबोंग। जबोंग को ये तब भी खरीदे थे 4 गुना वैल्यूएशन में, लेकिन नहीं, आप अमाउंट ऑफ वैल्यूएशन देखो जरा, 20 बिलियन। और फिर जबोंग जब बाद में आया तो मात्र 70 मिलियन में आया। फर्क कितना, 2 साल का। 2 साल में क्रेज कम हो गया था, पता था कि अब लोग प्लेयर्स आ गए हैं, तो जो चीज जितने में बिकनी थी उससे 4 गुना कम में बिकी। मोबाइल प्लेटफॉर्म लिया, फिर उसके बाद उसने फोन पे अक्वायर कर लिया, तो फोन पे भी इनका है, मिंत्रा भी इनका है। फिर ईबे है एक विदेश की वेबसाइट, उस ईबे को भी इन्होंने खरीदा है। कई बच्चों के लिए सरप्राइजिंग मत हो रहे, इतनी बड़ी ईबे इनने खरीदी, यस। और अब ये सुनो, अब वैसा वाला था कि छोटी छोटी मछलियां घूम रही थी, एक मिड साइज मछली खा खा के ताकतवर हो गई, फिर एक आई डॉल्फिन या वेल, आओ अब हम। आपने यही कॉन्सेप्ट, 1 मिनट, इसी कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से देखो, यही टाटा ने किया। जितने भी ये नए नए ई कॉमर्स स्टार्टअप थे ना, ये सब अपना पैसा जला जला के धंधा चला रहे थे। न बिरला ने, न टाटा ने, न अंबानी ने अभी तक स्टार्टअप स्पेस और ई कॉमर्स में एंट्री नहीं ली थी अभी तक, 1 साल पहले तक। क्यों? धंधा तो सेट हो। उनको पता था अभी जाके पैसे जलाने से कुछ नहीं होगा, जब ये थोड़े बड़े होंगे तो हमारे पास इतनी ताकत और ब्रांड और नाम है। टाटा ने क्या करा, 1mg को अक्वायर करा, बिग बास्केट अक्वायर करा, दवाई और किराना दुकान आ गई, घड़ियां खुद की हैं, कपड़े खुद के हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स खुद के, होटल खुद का, एयरलाइन खुद की। आ जाओ, वेस्ट साइड उनका है, क्रोमा उनका, ताज होटल उनके, विस्तारा एयरलाइन उनकी, एयर इंडिया उनका, इंडियन एयरलाइंस उनकी, फास्ट टाइटन, टाइटन में सब आ गया। टाइटन, ज्वेलरी तनिष्क, तनिष्क भी टाटा की है। अब वो वेबसाइट से जैगवार लैंड रोवर थोड़ी ना बिकती है। स्टारबक्स टाटा अलायंस है। तो वो तो ऐसे ही होता है। देखो फाइनली वॉलमार्ट ने 2018 में इनको खरीद लिया। अब ये मैं क्यों बताया, ये देखिए आगे नीचे, हाँ। फ्लिपकार्ट का हेडक्वार्टर इंडिया में नहीं है, सिंगापुर में है। वो टैक्स अवॉइडेंस के नाम पर है, टैक्स हेवंस। सुना है कि वर्ड टैक्स हेवंस? टैक्स हेवंस मतलब जैसे ये मॉरिशियस, केमैन आइलैंड्स और ऐसी जगह होती है जहाँ पर कंपनियां रजिस्टर होती है। कहने को वहाँ पे कुछ नहीं है, बस कंपनी का ऑफिस पेपर पे वहाँ दिखता है। तो वहाँ पे क्या, वहाँ की गवर्नमेंट पैसे के आने जाने पर कोई टैक्स नहीं लगाती, ऐसा। तो ये एक बहुत बड़ा वो टैक्स बचाने का तरीका है। तो हमारे देश के लोगों ने भी इंडिया पे भरोसा न करते हुए अपना हेड ऑफिस तो बाहर रखा है, शर्म की बात है। और खैर अब तो ये है ही नहीं। मतलब कुल मिला के अब आपके साथ क्या हो गया कि पहले एक अमेजोन था, सचिन मिनी बंसल ने पहले अमेजोन में काम करा, फिर फ्लिपकार्ट बनाई। तो अब वो लोग बाहर हो चुके हैं उससे। तो अब लड़ाई पूरी दो अमेरिकन जाइंट्स के बीच में, फ्लिपकार्ट और अमेजोन।
हाँ मतलब वो अमेजोन और फ्लिपकार्ट, वो वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को एक्वायर किया है। तो पहले इंडिया में वॉलमार्ट पहले से था, उसके बेस्ट प्राइस स्टोर्स थे। अब वो बेस्ट प्राइस स्टोर्स का नाम बदल के फ्लिपकार्ट होलसेल कर दिया। तो अब नाम फ्लिपकार्ट चल रहा है, पीछे बैक एंड वॉलमार्ट का है और फ्रंट एंड कस्टमर का है। अब तो दो तरफा गेम हो रहा है कि आप ऑर्डरिंग करते हो ऐप से, फ्लिपकार्ट से, तो वो कोई दूर से नहीं आता, वो पड़ोस के बेस्ट प्राइस से ही सामान निकल के आपके घर आ जाता है। जैसे इंदौर में दो बेस्ट प्राइस हैं अभी, एक राजेंद्र नगर पर है और एक एबी रोड पर है। तो इफ यू ऑर्डर समथिंग तो कुछ सामान वहीं होगा, तो वहीं से निकल के डिस्पैच हो जाएगा आपके पास। और वो बेस्ट प्राइस स्टोर्स जो हैं, जिनको आप फ्लिपकार्ट होलसेल बोलते हैं, वो किराना दुकान और होलसेलर्स के भी बहुत अच्छा सप्लाई करते हैं। तो बहुत सारे लोग जो कॉलोनीज में किराना दुकान चलाते हैं, वो आजकल सियागंज अलग अलग मार्केट नहीं जाते, खुद फ्लिपकार्ट की ऐप पे ऑर्डर करते, फ्लिपकार्ट की गाड़ी आके उनको सामान दे जाती। फ्लिपकार्ट होलसेल ऐप है उनका, वो B2B है, बिजनेस टू बिजनेस। इनका विजन है टू बिकम अमेजोन ऑफ इंडिया। अब तो खैर ये खुद भी अमेरिकन ही हो गए। 40,000 करोड़ या 46,000 करोड़ रुपए कुछ मिले थे इन लोगों को एग्जिट होने पर, और आज तक प्रॉफिट नहीं कमाया फ्लिपकार्ट ने इतने साल में। कब से बनी है कंपनी? 15 साल लॉस झेलने की ताकत भी तो हो। लीगल डोमिसाइल सिंगापुर, बैंगलोर में ऑपरेशनल हेडक्वार्टर है। सचिन बिनी बंसल, कल्याण कृष्ण मूर्ति, बराबर ठीक है। अगले पर आओ। फोन पे, हर्ष, फोन पे वॉज अक्वायर्ड बाय फ्लिपकार्ट एंड अल्टीमेटली फ्लिपकार्ट वॉज अक्वायर्ड बाय वॉलमार्ट, ऐसा हुआ है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल। इंदौरी बच्चे गेल को अलग का सेंस में बोलते हैं, गेलिया। गेल है क्या? ये वाला गेल नहीं है, ठीक है। क्रिस गेल भी नहीं है ये। दिस इज गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, अनादर महारत्न, एंड इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, मतलब मिनिस्ट्री है उसकी। Largest government natural gas processing and distribution company. It has more than 70% share in gas transmission and marketing. आपके घर में रसोई गैस सिलेंडर से आ रही है, पाइप गैस आने लग गई? कितने घरों में पाइप गैस है अब? हाँ, गुजरात में तो बहुत पहले से, इंदौर में भी आ चुकी है। अब सुनना, जमीन में से नेचुरल गैस निकालना और प्रोसेस करके कुकिंग गैस में कन्वर्ट करने का काम गैस अथॉरिटी करती है। पर ये गैस तो होती हवा में ही है सब। इसकी पाइपलाइंस बनाना और पूरे इंडिया की पाइपलाइन मेंटेन करना, और फिर जाकर एक जगह पे पाइपलाइन छोड़ना, वहां से फिर शहर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन करना, और गली गली घर घर तक और बिल्डिंग बिल्डिंग तक जाना, सब बिग जॉब। तो इन्होंने क्या करा, गैस एक्सट्रैक्ट करना, इकट्ठा करना और डिस्ट्रीब्यूट करने तक छोड़ दिया, वहां तक गए। फिर जिस जिस शहर में जाते हैं वहां सब्सिडरी बनाई है। जैसे इंदौर में एक सब्सिडरी है अवंतिका गैस लिमिटेड, AGL। सीएनजी की जितनी गाड़ियां चलती हैं उसके सीएनजी के पंप बने हुए हैं अलग से। दिल्ली साइड बहुत ज्यादा है, तो IGL, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। तो ऐसी सब्सिडरीज हैं जो कस्टमर के सामने दिखती हैं। तो कस्टमर को AGL दिखेगा, IGL दिखेगा, लेकिन बैकएंड पे कौन है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। बराबर। दो वर्ड होते हैं गैस इंडस्ट्री के, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम मतलब जमीन में से निकाल कर लाना, अपस्ट्रीम, और प्रोसेस करके आपके घर तक भेजना, डाउनस्ट्रीम। 84 की है न्यू दिल्ली हेड ऑफिस। मनोज जैन जी सर्वे सर्वा हैं और तिवारी जी। एक मिनट, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का एक मिनट आप वो देखो। जी बेटा। बेटा मेरे पास पूरा डेटा नहीं है कि गैस में हम सेल्फ सफिशिएंट हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पर जनरली हम अपना कर लेते हैं जहां तक मुझे मालूम है। मतलब आई हैव नॉट हर्ड कि हम गैस इंपोर्ट करते हैं, हम पेट्रोलियम खूब इंपोर्ट करते हैं।
हमारी रिक्वायरमेंट का 70% पेट्रोलियम हम इंपोर्ट करते, गैस का डेटा नहीं है मेरे पास, तो मैं गलत बोलना नहीं चाहूंगा। ये इनकी अलग अलग, ये हजीरा पे सिर्फ एक कैलिब्रेशन फैसिलिटी है, मतलब सिर्फ आपको सिर्फ इसलिए दिखाता हूँ कि आप देखो, मतलब हम तो सोच भी नहीं पाते ये सब चीजें यार। आपको मुझे लगा क्या ही चल रहा है ये। कितने लोग कहाँ कहाँ तक काम कर रहे हैं, एक एक वॉल्व टाइट होता है तब जाके चीजें आप तक पहुंचती हैं। मतलब आप सोचो लीकेजेस होना, शहर के बीचों बीच पता है जितनी भी पाइपलाइन ये लोग डालते हैं उसमें गैस लो प्रेशर पे होती है। नहीं तो क्या कई बार जेसीबी आई, खोदाई उदाई हुई, उड़ जाती लाइन, फिर फोन करो। हाँ मतलब वो उतना भी हार्मफुल नहीं होता कि एकदम ब्लास्ट हो जाए, ये भी है, वो लोग सेफ्टी मेंटेन करते, लो प्रेशर गैस होती है। बट गजब है भाई। मतलब इनके होम पे चले अगर आपको एक आध, दे हैव द लॉन्गेस्ट पाइपलाइन इन द कंट्री, या वर्ल्ड में एक बनाते हैं लोग, जो ऑलमोस्ट पूरा लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री तक जाती है। ये इनके गेल के वो भी हैं सीएनजी पंप्स, ये तो मिलेंगे आपको हर जगह। ठीक है। फिर आता है एचडीएफसी, अब हम बैंक पे आ रहे हैं वापस। मुझे याद है वो स्ट्रक्चर। एचडीएफसी बैंक 91 के बाद जब हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन किया, तो बैंकों ने अपने अपने प्राइवेट बैंक्स ने शुरुआत करी। प्राइवेट बैंक्स का लाइसेंस आज भी आरबीआई देती है। और जनरली कभी भी देख लेना, जो बिजनेस फैमिली है उसको बैंक का लाइसेंस नहीं मिलता। आज तक ना टाटा ग्रुप को मिला, ना अंबानी को मिला, ना बिरला ग्रुप को मिला, और जनरली मिलेगा भी नहीं। क्योंकि क्या होगा, भले ही वो कितने प्रोफेशनल हों, लोगों का आरोप ये लगेगा कि ये लोग अपने लोगों के पैसे जमा करा के खुद के धंधों में यूज कर रहे हैं। समझ में आया? तो जनरली मिलता, तो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन करके कंपनी बनी, जो पहले लोगों को मकान के लिए लोन देती थी। फिर बाद में उन्होंने एक एचडीएफसी बैंक बनाया, जो आम जनता के लिए प्राइवेट बैंक का काम करता है। 94 में इसकी शुरुआत हुई, और तब मनमोहन जी फाइनेंस मिनिस्टर थे। उन्होंने जाके इसकी फर्स्ट ब्रांच का इनॉग्रेशन किया था, सैंडोज हाउस मुंबई। एक मजेदार बात यह है कि इसका साल जो है 94 है। एक पेज पलटाओ, एक्सिस का ईयर 93 मिलेगा, लेकिन प्राइवेट सेक्टर बैंक हम फर्स्ट इसको बोलेंगे। कल मैंने एक्सिस बैंक पढ़ाया था आपको, आया ना? तो एक्सिस बैंक जब मैंने कल पढ़ाया आपको, तो वहां मैंने थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक लिखा। उसका फॉर्मेशन ईयर 93 है, इसका 94 है, लेकिन ये फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है। सवाल पूछेंगे क्यों? क्योंकि वो प्राइवेट नहीं है, वो सूटी ने क्रिएट करी थी, स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ये सूटी ने क्रिएट करी थी, कौन सी? एक्सिस। पहले नाम था यूटीआई बैंक। तो इसीलिए वो प्राइवेट बैंक नहीं कहलाती डायरेक्टली। तो प्राइवेट बैंक, फर्स्ट प्राइवेट बैंक होने का खिताब किसको जाएगा? एचडीएफसी को। बोलो साहब, क्लियर? ओके। अब एक और चीज हो गई है। पहले ये दो अलग एंटिटीज थी, एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक। पिछले एक साल में एचडीएफसी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी एंड एचडीएफसी बैंक दोनों मर्ज हो गए। नाउ इट इज अ सिंगल एंटिटी। या आपके नोट्स में लिखा हुआ नहीं हो तो लिख लेना, एचडीएफसी एंड एचडीएफसी बैंक नाउ दे आर अ सिंगल एंटिटी। नोट कर लो।
हेलो, लिख लिया। नेक्स्ट, अब एच डी एफ सी 94 में आई थी और दीपक पारेख इसके फाउंडर थे, इनके चेयरमैन, और इज वेरी वेल नोन पर्सन। इस लेवल पर हैं कि कई बार उन्हें गवर्नमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर पोस्ट के लिए भी कंसिडर किया गया है, बट वो कन्वर्ट नहीं हो पाई है, बट इज अ वेरी रिस्पेक्टेड फेलो। तो इन लोगों ने क्या हाउसिंग लोन को सही किया इंडिया में, इसलिए ये बहुत सम्मानित रहे लोग हैं। हाउसिंग लोन जो होता है उसको प्रक्रिया को आसान बनाना और बाद में प्रॉपरली 12-15 साल तक हाउसिंग लोन मैनेज करके आपको घर की रजिस्ट्री टाइम पे वापस देना, ये बड़ी बातें होती है। इन्होंने उस चीज को स्टार्ट करा, दे आर वेरी बिग इन दैट नाउ। और इनकी जो एच डी एफ सी बैंक है वो 10 सेकेंड लोन के लिए फेमस है ना। 10 सेकेंड लोन में क्या होता है, आप अपना पैन कार्ड नंबर डालो और आधार नंबर डालो, तो वो अपने आप उसकी पूरी सॉफ्टवेयर अंदर घूम के पूरे फाइनेंशियल वर्ल्ड में तुम्हारे कहाँ कहाँ ट्रांजेक्शन है ढूंढ के निकाल के बता देगी कि तुमको हम इतना लोन दे सकते हैं। वो लोन जनरली 40-50 हज़ार लाख रुपए ही होता है, बट 10 सेकेंड एलिजिबिलिटी पता चल जाती है। इमेजिन द टाइम, यू पुट द नंबर एंड खाट, इट्स आउट। उनकी एक वो ऐप भी बहुत फेमस है, पेज ऐप, PAYZ, पेमेंट ऐप है। उनकी एक और ऐप है चिल्लर। मतलब आप वो, अब आप सब लोग वो देख रहे हो ना, पेटीएम का जमाना, ये उससे पहले करके बैठे हैं ये सब कुछ। ये डिमोनेटाइजेशन के पहले ही, मतलब ये 2000 बिगिनिंग्स में ही जब इंटरनेट क्रांति आई थी, सब करना चालू कर दिया था इन्होंने। तो ये एच डी एफ सी, अच्छा अब मैं जो एक बात बोल रहा था आपको, एच डी एफ सी हो, ICICI हो, सारी बैंक हो, एक मिनट इसका मॉड्यूल ओपन करो एच डी एफ सी का। हाँ, वंश बोल रहा है सर, एक EPL में क्वेश्चन था, विच बैंक प्रोवाइड्स द डिजिटल सर्विस पेज ऐप, तो आंसर विल बी HDFC। आज आजकल में ही होगा वो। सी द पासिंग सीक्रेट इज गिव ऑल द EPLs। और ये जब पास हो जाओ तो अपने जूनियर्स को भी बताना, मतलब मूलचंदानी के टेस्ट इग्नोर ना करें। और ये मत बोल देना सिर्फ टेस्ट दो बाकी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आखिर में यही बोलता है भाई ये कर ले सब हो जाएगा। अरे तो उसको करने के लिए इतनी पढ़ाई करी है वो। ओपन किया बेटा, उसमें आप एक ध्यान दो, उनका कुछ पोर्टफोलियो ऑफ बिजनेस करके दिख रहा होगा HDFC में, देखो दिख रहा है, उसमें सब्सिडरीज है वो सारी की सारी। ये देखो, इधर चिल्लर पेज, आप एक मिनट ध्यान से सीखना, ये कुछ दिख रहा है नाम स्क्रीन पे दिख रहा है, HDFC लिमिटेड, HDFC सिक्योरिटीज, म्यूचुअल फंड, रियलिटी, HDFC लाइफ, अर्गो, HDFC पेंशन, HDB फाइनेंशियल सर्विसेज। सर ये सब क्या है, अब सुनना ध्यान से। आप एक्सिस में भी ये देखोगे कि बहुत सारी कंपनियां हैं सब्सिडरी, सब्सिडरी समझते हो ना, जिसका आप पर मतलब मैं अगर अगर मैं DSM लिमिटेड हूँ और एक ABC लिमिटेड है, मैंने ABC लिमिटेड के 51% शेयर्स ले लिए, तो वो ABC लिमिटेड मेरी सब्सिडरी हो गया, मेरी चलेगी वहां पे। पर अगर मैं उसके 100% रख लूँ तो वो होली ओन्ड सब्सिडरी कहलाती है। ये समझते हो ना। सारी बैंक्स एक बेसिक स्ट्रक्चरल फंडे पर काम करती हैं। बैंक क्या करती है, अपना जो बेसिक धंधा होता है वो होता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, लेंडिंग मनी, वो अपने मेन कंपनी में रखते हैं, HDFC लिमिटेड में। अब जब आप बैंक अकाउंट ओपन करवाते हो ना, तो आप 25 जगह साइन करते हो, और वो बैंक ऑफिसर आता बोलता सर यहाँ यहाँ कर दो, यहाँ यहाँ कर दो, पढ़ने समझने देता ही नहीं आपको, क्योंकि आप सवाल पूछोगे तो खाता ही नहीं खोलोगे। तो अब वो क्या करता है, फिर आपको जिस दिन आपका अकाउंट खुलता है, वो सिर्फ अकाउंट खोलता है या 10 सर्विसेज और देता है आपको। सर आप डीमैट भी कर सकते हो, आप ऐप ले सकते हो, आप स्टॉक मार्केट ट्रांजैक्शन कर सकते हो, आपका अपना क्या कहते हैं मोबाइल ऐप मिलेगा, इंटरनेट बैंकिंग मिलेगी, डेबिट कार्ड मिलेगा, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, लोन मिल सकते हैं। ये सब पता है क्या है, इनकी सब्सिडरीज है। तो जब आपसे वो 10-12 पेज साइन करवाता है ना, तो मेन फॉर्म पे तो HDFC के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो आप, बाकी सब कॉन्ट्रैक्ट उनकी सब्सिडरीज के साथ है। तो ऐसा क्यों सर, सवाल ये आता है।
ऐसा इसलिए कि रिस्क को डाइवर्सिफाई करना है मेरे को। कल को मोबाइल ऐप चलाने वाली एक कंपनी है जिससे एचडीएफसी का मोबाइल ऐप चल रहा है, कल को उसमें स्याप्पा हो गया, पैसे आपके उड़ गए, और कल को ऐसा अटैक पूरे ऐप होल्डर्स पे हुआ, तो मेन बिजनेस तो अफेक्ट नहीं होगा ना, लाइबिलिटी विल बी लिमिटेड टू दैट पर्टिकुलर कंपनी ओनली। और ऐसा सिर्फ एचडीएफसी ने नहीं करा है। अब आप एक काम करो मेरे साथ, एचडीएफसी के पोर्टफोलियो पढ़ा, वापस जाके एक्सिस भी पढ़ लो, फिर एचडीएफसी के ठीक बाद आईसीआईसीआई भी पढ़ लो, और उसके बाद आगे जाके एसबीआई भी देख लो, सब जगह यही हाल है। एचडीएफसी में देखा, देखो अब एक्सिस दिखाता हूं तुम लोग को। ये देखो पेज नंबर 3.09, ये रहा एक्सिस की 10 होल्ली ओन्ड सब्सिडरीज, दिख रही है। पहला, उसके बाद आईसीआईसीआई, चलो पेज नंबर 3.25। आईसीआईसीआई का फुल फॉर्म मैं बता चुका हूं, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। वापस से याद कराना पड़ेगा क्या? लिख ले, करना हो तो, देखो कुछ लिखा हुआ होगा। ये देखो आईसीआईसीआई का पेज नंबर 3.26 निकालो, यहां पर भी आपको 5-6 सब्सिडरीज मिल जाएंगी। मतलब ये एक जना कर रहा है या ये सिस्टम है? सीखो सिस्टम से क्या सीखने को मिलता है, कि सर हम हमारी रिस्क को कैसे। आईसीआईसीआई हो गया, आप नीचे जाओ एसबीआई में भी। थ्री पॉइंट 43, इधर भी देखो ये रहे, इतनी सब्सिडरीज हैं। एसबीआई कैपिटल मार्केट्स, फंड मैनेजमेंट, फैक्टर इन कमर्शियल सर्विसेज, कार्ड्स एंड पेमेंट्स, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस। हाँ हाँ, एसबीआई का इंश्योरेंस आता है, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस अलग है और एसबीआई इंश्योरेंस अलग है, लाइफ नॉन लाइफ दोनों में है वो लोग। हाँ हाँ, बिल्कुल है। अरे अपनी सारी बैंक के अक्रॉस द वर्ल्ड है। और एक और जी के बढ़ा देता हूँ, देर इज नथिंग कॉल्ड स्विस बैंक इन द वर्ल्ड। तुमको मेरे को बेवकूफ बनाया कि स्विस बैंक में पैसा है, पैसा है, पैसा है। एनी बैंक इन स्विट्जरलैंड इज कॉल्ड अ स्विस बैंक, सो देर इज नो स्पेशल बैंक कॉल्ड स्विस बैंक। तो एसबीआई की भी ब्रांच है स्विट्जरलैंड में। किधर? स्विट्जरलैंड। वहां स्विट्जरलैंड का गली कूचा तो मुझे भी याद नहीं है, एक जगह याद है स्विट्जरलैंड में, वे। तो स्विट्जरलैंड वे इसीलिए याद है क्योंकि वो नेस्ले का हेडक्वार्टर है। बैंकिंग बेटा सब जगह होती है, सुनो अपन जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं सब जगह, तो हमको हमारे बैंक्स के नेटवर्क चाहिए रहते हैं। श्रीलंका नेपाल छोड़ो, यूएस यूके में भी है सब। ले, मॉस्को में भी है, मॉरिशस में भी है, नाइजीरिया, नेपाल।
चलो, किस पे थे अपन? आईसीआईसीआई? नहीं, किस पे थे? मैं एक मिनट। एचडीएफसी डन। आईसीआईसीआई? आईसीआईसीआई में, एचडीएफसी में वो चीज मैंने यहाँ पे नोट में नहीं लिखी, आप लिख देना लीडर इन ई कॉमर्स। वो पेज ऐप जो अभी बताया था आपको मैंने। लिख लिया वो? आईसीआईसीआई बैंक, अब जैसे अपन ने चैप्टर 4 पढ़ा हुआ है, तो चैप्टर 4 में आईसीआईसीआई पहले एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था, नाउ इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अ कमर्शियल बैंक। वेरी गुड। तो इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया was formed in 1955 at the initiative of World Bank, and ICICI Bank is the largest private sector bank. थर्ड लार्जेस्ट कौन है? लार्जेस्ट कौन है? और फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर कौन है? डिफरेंस समझ में आ रहा है? ऐसे याद करना पड़ेगी चीजें जी। दादा, 1955 में आईसीआईसीआई बना था, उसको बैंक आपने 94 में बनाया, ऐसा। और हेलो, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई दोनों के दोनों 94 में बने, लेकिन फर्स्ट कौन आया? इससे पहले 93 में कौन बना? प्राइवेट सेक्टर होने के बाद उसे फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर क्यों नहीं बोला? क्योंकि सूटी ने बनाया था उसको। पीछे आके बैठो चुपचाप और आवाज मत करना। तू तेरा काम कर। आईसीआईसीआई बैंक में एक बहुत बड़ा कांड हुआ था। अब बताओ, ये नहीं बताना, ये एग्जाम के रिलेटेड नहीं है, चलो आगे। बच्चियां जानती होंगी, एक लेडी का फोटो स्कूल में लगा था, चंदा कोचर मैडम, बताया ना? तो चंदा कोचर मैडम ने जो गलती करी थी, तो बता दिया, फिर क्या दिक्कत है? 250 करोड़ के ईसॉप छोड़े उनने 50 करोड़ के लोन की गारंटी देने के चक्कर में। बेसिक बेईमानी मत करना, बस ये बार बार बोलता हूं मैं। क्या? तो तू एक काम कर, किसी को चाकू मार दे, फिर इलाज करवा दे। यार कार्तिक कैसी कैसी बातें करता है यार, बहकी बहकी, मतलब गलत तो गलत ही हुआ ना यार, बाद में रिपेयर करने से सही हो गया क्या? तो तू एक काम करना, अभी मार पीट दे, चाकू वाकू मार दे, फिर जाके बोल दे सॉरी मैं इलाज करा रहा हूं, मेरे गुनाह माफ कर दो, कर देगी पुलिस। तू बता मेरे को। अरे यार, इट इज, भाई गुनाह करने के बावजूद तुम गुनाह की माफी मांग लो तो तुम गुनहगार तो रहोगे ना। और तुम कौन सी पोजीशन पे गुनाह कर रहे हो ये तो सोचो। चेयरमैन, एम्प्लॉय करे तो ठीक है, मतलब अगर घर का कोई बड़ा व्यक्ति कुछ गलत करता तो उस बड़े व्यक्ति ने भले पश्चाताप कर लिया तो पूरे घर की तो बैंड बजी ना। फिर the brand image that ICICI gives loans to favored people is a dent on their goodwill भाई, समझो। थोड़ा बाहर निकलो दुनिया में, पता नहीं क्या सोच रहे हो तुम, कैसे रुपए 50 270 करोड़ छोड़े 50 देके छुट्टी करा लेती रफा दफा, क्या तरीका है ये?
रिश्वतखोरी, जुगाड़, आपके दिमाग में बहुत गलत गलत बातें भैया। इसका मतलब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पैसे दे के सब कुछ हो जाएगा, बॉस, यू आर टोटली इल इन्फॉर्म्ड इफ यू आर हैविंग दिस इंप्रेशन कि ले दे के रफा दफा कर जाते चीजें। नहीं होती है। अब सिस्टम डजंट लीव्स यू। दुनिया देखो, ज्यादा घर पे मत रहो, बाहर निकलो एग्जाम बाद, ट्रैवल करो, ट्रेन में बैठ के थोड़ा, एसी बिजनेस क्लास में नहीं, सेकंड स्लीपर में, लोगों से बात करो। और हाँ, बिना टिकट करके देखो, फिर रफा दफा करके देखो। चलो, नेक्स्ट वन। आज स्वयं गुणिका मैडम आई हैं। ओहो, नमस्ते मैडम, नमस्ते। आज तो महान महान विभूतियां अवतरित हुई हैं, आज दर्शन दे रही हैं। गुणिका मैडम स्वयं, मोदी जी स्वयं। और लालवानी तो है ना कि नहीं है? क्या गुणिका, तू, वी वर मिसिंग यू। somebody needs to ask questions, you are not asking questions बेटा। पढ़ाई करो अपने लेवल पर हम लोग जितनी फटाफट चीज करा सकते हैं आपको नहीं समझ में आएगी। बी इन क्लासेस टिल द टाइम वी क्लोज इट। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, इसका टर्नओवर 10 साल पहले से ही ट्रिलियंस में चल रहा है। ये बिलियन ट्रिलियन हमने आप सीखे हैं, ये बहुत पुराने हैं, ये बोलते बाप को मत सिखा। तो ऐसा क्यों बोलते? ये पेट्रोल डीजल में डील करते, तो 100 रुपए तो पर लीटर है वो। तो मिलियंस बिलियंस तो छोड़ो, ये ट्रिलियंस में शुरू से हैं। लार्जेस्ट कमर्शियल एंटरप्राइज ऑफ द कंट्री है। और इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद 31 मार्च को साल खत्म होता है, 25 अप्रैल तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी रेडी हो जाते हैं इनके। तो गजब है ये लोग। 25 दिन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट इतनी बड़ी कंपनी का तैयार करना मजाक नहीं है, ये करते हैं। लार्जेस्ट कमर्शियल एंटरप्राइज, उसका नीचे डेटा देखो, कंट्रोल्स हाफ ऑफ इंडिया पेट्रोलियम मार्केट शेयर। अब तो फिर ट्रिलियन में जाना तो स्वाभाविक है। 35% देश की रिफाइनिंग कैपेसिटी। लेट मी कंप्लीट। 100 लीटर अगर मुझे पेट्रोल चाहिए, तो 30 मेरे को इंडिया में मिलता है और 70 में इंपोर्ट करता हूं। उस 30 को रिफाइन करने की 35% कैपेसिटी इनके पास है। समझा क्या? पूरे इंडिया का जितना पेट्रोल रिक्वायरमेंट है उसमें 70% तो इंपोर्ट होता है। जितना हम रिफाइन करते हैं उसका 35% इनके पास है। न्यू दिल्ली में हेड ऑफिस है, 1959 में। भक्त लोग ध्यान दें। न्यू दिल्ली, श्रीकांत माधव वैद्य, सीईओ सीएफओ संदीप कुमार गुप्ता जी, एंड देन है ना। तो 1 मिनट में आपको इंडियन ऑयल का जरा एक, इनके बिजनेसेस देखो। रिफाइनिंग, पाइपलाइंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मार्केटिंग, पेट्रोकेमिकल, नेचुरल गैस, ईटीपीस, एक्सप्लोजिव, क्रायोजेनिक्स। इतने कैटेगरी के नाम ही नहीं सुने होते हमने अभी तक तो। अब एक्सप्लोजिव्स बोले तो खदानों में लगते हैं सबसे ज्यादा एक्सप्लोजिव्स, वो भी ये लोग डील करते हैं। क्रायोजेनिक मतलब वो इंजन होते हैं जिससे केमिकल्स और ऑक्सीजन जनरेट होता है। सेकेंड वेव में क्रायोजेनिक इंजन। 5 मिनट बैठो बैठो, 5 मिनट। सो क्रायोजेनिक इंजन काम करते हैं इसमें। इफ आई कैन जस्ट, ये रही आपकी एल्डोराडो, कोंडा रेड्डी, ध्यान से देख। पूरा शहर है वो अपने आप में। मतलब आप कभी कभी ये सब रात में देख लो ना, इधर से पास होकर जो ब्यूटीफुल लगते हैं सब। सीए फर्म्स ही करती है एसओ की ऑडिट।
दे हैव टीम्स, द टीम्स आर नॉट ओनली 4 और 5 पीपल, 400-500 लोग लगते हैं। मतलब आप रिफाइनरी में जाओगे तो रिफाइनरी का, आप सोचो रिफाइनरी का क्लोजिंग स्टॉक कैसे लोगे आप। सी दिस इज, मैं ना बार बार बोलता हूँ, ये चैप्टर बच्चे मजाक बनाते हैं, कई टीचर्स बोलते हैं रट लो घर पे। ये चैप्टर विचार खोलने वाला चैप्टर है। आज मेरे रिफाइनरी और डिपोज पूरे इंडिया में हैं, और वो सब बड़े बड़े, आप जैसे कभी ट्रेन से निकलोगे ना, इंदौर से बाहर निकलोगे तो आपको इंडियन ऑयल की रिफाइनरी दिखेगी, डिपो दिखेगा। डिपो में से बड़े बड़े टैंक्स हैं। आप पता है स्टॉक टेक कैसे होता है? स्टॉक टेक होता है, बड़ी सी डंडी डालते हैं, और वो सिलेंडर के अंदर जितना वॉल्यूम होता है, किस डेप्थ पर आ रहा है, उससे वॉल्यूम निकलता है कि इतना पेट्रोल इधर है। अरे मतलब बहुत अलग है ये सब। मतलब आप अभी तक तो क्या सिर्फ बहुत छोटा छोटा कर रहे हो आप। मतलब आप इमेजिन करते चलो, आपको रियलाइज होगा कि हर चीज में फाइनेंशियल अकाउंटिंग इम्पैक्ट कैसे गजब होते हैं। आप कभी ये सोचना, आपका अमेजोन पे में बैलेंस है, सो दैट बैलेंस इज कस्टमर्स मनी लाइंग विथ अमेजोन। तुम्हारे पेटीएम में जो तुम्हारा बैलेंस पड़ा हुआ है, उस पर ब्याज नहीं दे रहा है तुमको, वो कस्टमर्स मनी है। पेटीएम का क्लोजिंग स्टॉक में आएगी कि नहीं मनी इन हैंड्स ऑफ पेटीएम ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स? ऐसी अकाउंटिंग तो इमेजिनेशन में ही नहीं आ रही अभी तक लोगों के। हम तो वही क्लोजिंग स्टॉक, जेएलपी, इनकमिंग, आउटगोइंग, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। बस थिंग्स नीड टू गो फर्दर, द वर्ल्ड इज चेंजिंग। कितने 11 बजे तक कितनी क्लास मेरी? ओके। हाँ, भारत पेट्रोलियम और इनका दोनों का एक ही काम है, एक पूरी नहीं पड़ रही थी, एक और बनाई। हाँ क्या? कॉम्पट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है गवर्नमेंट का ऑडिटर, तो गवर्नमेंट की कंपनियों में अलग से भी ऑडिट होता है जो प्रेसिडेंट की निगरानी में होता है, और वो ऑडिटर ही होता है जो इनकी जान ले लेता है, जो जाके सीधे रिपोर्ट डालता है प्रेसिडेंट के सामने कि ये सही हुआ कि नहीं हुआ, पैसा ढंग से खर्च हुआ कि नहीं हुआ, ये सब वो निकाल के लाता है। ठीक है, तो हम कहाँ तक आ गए? इंडियन ऑयल तक आ गए। आपको आज घर पे पढ़नी है इंफोसिस, आईटीसी, एलएनटी, एनटीपीसी, ओएनजीसी, पावर ग्रिड, रिलायंस। मतलब तुम इंडियन खत्म कर सकते हो। आज कितने पे हो तुम? 14 पर हो। तुमको 10 कंपनी पढ़नी है, मतलब 10 पेज एक बार ब्राउज करना है, रटना नहीं है। एक बार देख लेना, बाकी मैं पढ़ा दूंगा कल। तो कल हमारी इंडियन कंप्लीट हो जाएंगी, और परसों वाले में हमारी फॉरेन कंपनीज कंप्लीट हो जाएंगी। ओके, एंड देन वी विल बी फिनिशिंग इट। ओके, टुमारो एंड डे आफ्टर। ठीक है, चलो। सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सब घर पे पढ़ने में ज्यादा टाइम लगेगा, इससे बेटर है साथ में सुन के पढ़ लो, स्टोरीज के थ्रू याद हो जाएगा सब। ओके, सी यू।